मैं धन्यवाद देता हूं इनको निकालने वालों, ये निकाले न जाते तो ये डायरी न लिखते। जब जब बहुजनों पर हमला हुआ है, इसके हक अधिकार पर हमला हुआ है, तो जो बांग्लादेश की स्थिति बनी और श्रीलंका की स्थिति बनी, वो भी दिन यहां आने में कोई दूर नहीं रहेगा। जात किसने बनाया? क्या शूद्रों ने जात बनाया? और जात जो बनाया उनसे भी पूछना चाहता हूं कि इस धरती पर कोई ऐसा आदमी पैदा लिया क्या, ऊंचे कुल खानदान में पैदा लेने के कारण या बड़े घर में पैसा वाले घर में पैदा लेने के कारण, कि अगर थूक फेंके तो छोहाड़ा किसमिस निकल जाए? पढ़ाई गरीबों के घर से छीन लिया गया है और पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि शिक्षा का बजट कम हो गया है, तो अब आरक्षण तो रहा ही नहीं, इसलिए क्या इस पर बात करें। जब 2014 में सरकार बनी तो जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनके भविष्य को खत्म करने के लिए कि फिर से अब ये कॉलेज में अगला जनरेशन नहीं आ सके, स्टाइपेंड बंद कर दी गई। जिस ग्रंथ ने शूद्र बनाया, जात बनाया, ये सब तथाकथित चतुर चालाक लोगों का देन, और हम भी उस जाल में फंस जाते हैं। लाखों नौजवान के आदर्श भाई लक्ष्मण यादव जी, जिसने किताब लिख दिया अपनी प्रोफेसर की डायरी के रूप में, मैं धन्यवाद देता हूं इनको निकालने वालों को। जिसने इनको यूनिवर्सिटी से निकाला, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि शायद ये निकाले न जाते तो ये डायरी न लिखते, और फिर इस डायरी में के अंत में जो इन्होंने लिखा है कि तुमको तो बचाने वाला, नौकरी देने वाला मुलायम सिंह यादव और लालू यादव भैया है, तुमको जरूरत किसकी है? ये भी उन्होंने। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि मुलायम सिंह और लालू यादव का नाम लेकर के क्या कहना चाहते हैं, या जो अपने गुरु से अर्जी करने गए कि शायद इनको बचा ले, तो उसने जो जवाब दिया इनको इंटरव्यू में बचाने के बदले कि तुमको तो कहा ही था कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, अब बचना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। नहीं बचे, अच्छा हुआ नहीं बचे। अच्छा ही हुआ नहीं बचे, किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। तो मैं इस किताब के बारे में बहुत सारे सब वक्ताओं ने कुछ कुछ कहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूं चूंकि समय हो चुका है। लेकिन एक बात शिक्षा के बारे में जो कुछ भी कही गई है, या जो लक्ष्मण यादव जी को जो कहा गया जाति सूचक से, जो जातिवादी इनको बनाया गया है, तो मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जात किसने बनाया? क्या शूद्रों ने जात बनाया? जात तो इसने नहीं बनाया। और जात जो बनाया उनसे भी पूछना चाहता हूं कि इस धरती पर कोई ऐसा आदमी पैदा लिया क्या, ऊंचे कुल खानदान में पैदा लेने के कारण या बड़े घर में पैसा वाले घर में पैदा लेने के कारण, कि अगर थूक फेंके तो छोहाड़ा किसमिस निकल जाए? ऐसा एक भी आदमी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो जिस ग्रंथ ने शूद्र बनाया, जात बनाया, ये सब तथाकथित होशियार लोगों का देन है, चतुर चालाक लोगों का देन है, और हम भी उस जाल में फंस जाते हैं। और शिक्षा क्या है? अब तो शिक्षा रही ही नहीं है। आपने अभी सुन लिया शिक्षा के बारे में कि क्या क्या सब हो रहा है यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी में कौन लोग बैठे हैं ऊपर में अभी, जो बढ़िया से बढ़िया झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, वही लोग बैठा है यूनिवर्सिटी में, और उसको कहा जाता है बहुत बड़ा ज्ञानी। मैं एक घटना आपको अपने जीवन का सुना रहा हूं। मैं लौट रहा था अपनी पत्नी के घर से, आदिवासी इलाका गुमला से। रास्ते में बाजार लगी थी,
लीची बेचने का समय था। हमने एक बुढ़िया को देखा कि एक टोकरी में एक टोकरी लीची रखी गई है। हम उतर गए, चूंकि जो मुजफ्फरपुर का लीची है इससे भी ज्यादा सुंदर दिखाई दिया हमको और बड़ा दिखाई दिया। हमने पूछा, बूढ़ी माता जी ये कैसे लीची है? तो कही कि 1 रुपया में 5 है। तो हमने सोचा, अरे ये तो 20 रुपया में 100, आज 100 रुपया में अगर ये पूरा टोकरी इसका हो जाएगा तो हम क्यों नहीं पूरा टोकरी इसका ले लें। हमने ये 1 किलो मिठाई का भी दाम उतना में नहीं होता, उससे भी कम है ये, अब बहुत अच्छा चीज होगा। हमने जब कहा उस बूढ़ी औरत को, बूढ़ी माता जी जितनी लीची है तुम हमको सब दे दो। जानते हैं क्या जवाब दी? जवाब दिया उसने जिससे मेरा सिर शर्म से झुक गया। बोली कि बाबू तुम ही सब लीची खा जाओगे तो हमारे इलाके के लोग इसका टेस्ट कैसे जानेंगे, कैसे खाएंगे? तो मैं सोचने लगा कि ज्ञानी कौन है, यूनिवर्सिटी में बैठा आदमी ज्ञानी है या ज्ञानी वो बुढ़िया जो गांव में बैठी है वो है? ये सोचने पर मजबूर कर देता है। आज वही हाल हमारे शिक्षा का हो गया है। तो हम उसकी बात नहीं करना चाहते हैं जिसने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। वो तो सब जगह काट ही रहा है जिसने एकलव्य का अंगूठा काटा, और हम सब लोग उसके शिकार हैं। लेकिन एक ही बात कह सकते हैं कि एकलव्य के अंगूठा काटने वाले के वंशजों को याद रखना चाहिए कि जब जब बहुजनों पर हमला हुआ है, इसके हक अधिकार पर हमला हुआ है, तो जो बांग्लादेश की स्थिति बनी और श्रीलंका की स्थिति बनी वो भी दिन यहां आने में कोई दूर नहीं रहेगा। हमको ये मिजाज यहां के नौजवानों का दिख रहा है, दिखाई पड़ता है यहां के नौजवानों का मिजाज। और जब ये मिजाज भी लग रहा है कि बिहार के धरती से ही निकलेगी, दूसरे जगह से नहीं निकलेगी। तो आज लक्ष्मण जी यहां आए हैं, इनकी किताब चल रही है, हम इनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कुछ और इस किताब की बिक्री तो लाखों लाख में हो, ही लोगों तक पहुंचे। जिस तरह से इनका विचार फैल रहा है इसको और फैलाने की जरूरत है। हम ये इनके लिए शुभकामना देते हैं। दूसरी बात, आरक्षण की बात हुई है, तो अब आरक्षण तो रहा ही नहीं, इसलिए क्या इस पर बात करें, बोलना ही आरक्षण के बारे में। जब 2014 में सरकार बनी तो जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनके भविष्य को खत्म करने के लिए कि फिर से अब ये कॉलेज में अगला जनरेशन नहीं आ सके, स्टाइपेंड बंद कर दी गई, छात्रवृत्ति। मैं एग्जाम्पल हूं, शायद मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो मैं पढ़ा नहीं होता जिस परिवार का। ये छात्रवृत्ति की देन है आरक्षण की कि मैं पढ़ करके और आपके बीच में आज खड़ा हूं। ये देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की। इसलिए उस महान आत्मा के प्रति नतमस्तक होकर कहते हैं कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक उसकी आवाज बुलंद होते रहेगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आरक्षण छात्रवृत्ति तो बंद ही हो गई। एक और आप सब लोगों को शायद पता भी नहीं हो, डीओपीटी का एक आदेश निकल गया उसी समय, जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। ये बहुत सारे दलित आदिवासियों को ही पता नहीं कि जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे तो समय नहीं है, इसलिए मैं उससे आगे बढ़ता हूं एक एक करके। और जो नौकरी देने वाली संस्थाएं थी उसको बेच दिया गया निजी क्षेत्रों के हाथे, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं। तो एक एक करके मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और पढ़ाई गरीबों के घर से छीन लिया गया है और पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि शिक्षा का बजट कम हो गया है, शिक्षा का बजट कम हो गया। महबूब जी,
और साथ ही साथ जो रिसर्च स्कॉलर लोगों के लिए जो दी जाती थी वजीफा, वो भी करीब करीब समाप्त कर दिया गया है। तो रिसर्च स्कॉलर निकलेंगे कहां? शिक्षा की बजट खत्म, धीरे धीरे कम, और अब शिक्षा बड़े पूंजीपतियों के हाथ में। तो बहुत ही सुनियोजित ढंग से नागपुर के लोगों ने शिक्षा को समाप्त किया है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये पुस्तक, चूंकि समय हो गया है, हम ज्यादा बोलेंगे तो अच्छा नहीं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमको याद आ जाते हैं सुक्कन दास, याद आ जाती है भगवती देवी, याद आ जाती है दशरथ मांझी, याद आते हैं। तो इस तरह के अनेकों हैं जो याद आ जाते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यहां से जाने के बाद एक संकल्प लेके हम लोग जाएं। एक जंगल में आग लगी थी, तो जंगल में की आग को बुझाने के लिए हाथी और सभी जानवर मिलकर के तालाब से पानी लाके बुझाने का काम कर रहे थे। उसी में एक गरवैया भी थी, छोटी चिड़िया। वो जाती थी नदी किनारे, अपने चोंच को उसमें डुबाती और फिर आके जंगल के ऊपर अपने मुंह को झाड़ती। हाथी देखा कि अरे गरवैया ये काम कर रही है, तो हाथी ने उसको कहा कि ए गरवैया, भागो नहीं तो जल के इसमें तुम भस्म हो जाओगी। तो गरवैया ने कहा, छोटी चिड़िया ने, हाथी भाई याद रखो, जब इस जंगल में आग लिखने की कहानी जब लिखी जाएगी और जब बुताने वालों की नाम लिखी जाएगी, तो मेरा जलाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा इतिहास में। उसी तरह से यहां से संकल्प लेके जाइए कि जो नई आंदोलन, नई रास्ते, ये प्रोफेसर की डायरी, और जो अभी कहा आदरणीय दीपांकर जी ने, जो नफरत फैलाने की साजिश हो रही है, उन सब को समाप्त करने की दिशा में अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा जिसमें आप सबका नाम ऊपर के पन्नों में है, यह संकल्प लेके जाइएगा। और यही आज देश को, राज को एक नया रास्ता दिखाएगा, जिसमें प्रोफेसर की डायरी एक अहम भूमिका निभाएगी। इतना ही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।